बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी, साउथ एशिया जो है उस साउथ एशिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाई गई, यानी बाहमी जो ताउन है उस बाहमी ताउन के लिए जो है इसको बनाया गया कि साउथ एशिया की जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़, जो पहले 7 थे अब 8 हैं, तो 8 कंट्रीज़ जो हैं इनके बीच में जो है वो रिलेशंस पैदा किए जा सके और कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो देखते हैं कि साउथ एशिया जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं सार्क के। तो सार्क के अंदर जो कंट्रीज शामिल हैं, यहाँ पे आप उनके फ्लैग्स देख लिए। यहाँ सबसे पहले अफगानिस्तान है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भूटान है, उसके बाद इंडिया है हमारे पास, फिर यहाँ पे जो है वो हमारे पास मालदीव है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेपाल है, फिर पाकिस्तान है हमारे पास, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास श्रीलंका है। तो ये 8 कंट्रीज़ जो है हमारे सार्क का जो है वो हिस्सा है। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि सार्क एक्चुअली में है क्या और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए सार्क क्या है, सार्क जो है वो साउथ एशिया जो है, जो जनूबी एशिया है, ठीक है, जो एशिया के जनूब का इलाका है, यानी कि ये जो आपको यहाँ मैप के अंदर दिखाई दे रहा है, तो जनूबी एशिया के जो कंट्रीज़ हैं इनकी आपस की एक तंजीम है जिसका बेसिक पर्पज़ जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो है वेलबींग को प्रमोट करना साउथ एशिया के अंदर, ठीक हो गया, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, और इंडिया और श्रीलंका जो है शामिल है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये बनाई क्यों गई और क्यों जो है इसकी ज़रूरत महसूस हुई, कि किस वजह से जो है वो सार्क को बनाया गया। तो सबसे पहले जो है हम ये मानते हैं कि इसका जो आइडिया है वो 1980 के अंदर जो है इसका आइडिया सामने आया। और आइडिया सामने किसकी तरफ से आया, इसका आइडिया जो है ज़ियाउर रहमान जो हैं, जो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी तरफ से ये आइडिया जो है वो सामने आया कि हमें साउथ एशिया जो है इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल वेलबींग को यहां पे प्रमोट कर सके, क्योंकि जो रीजन है इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी यहां पे मौजूद है, इसलिए जो है इसको यहां पे प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये आइडिया ज़ियाउर रहमान की तरफ से आया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो फॉर्मेशन हुई 8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंदर जो है, ढाका बांग्लादेश जो है वहां पे इसकी जो है वो फॉर्मेशन हुई और उसकी बुनियाद रखी गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है, ठीक है, और हेडक्वार्टर में जो है वो एक जो है सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं और साथ में उनके 8 जो है वो डायरेक्टर्स मौजूद हैं, यानी एक सेक्रेटरी जनरल और साथ में 8 डायरेक्टर्स जो हैं ये, और इनके नीचे जो सब जो इनका स्टाफ है वो वहाँ पे सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और इसके कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या है, साउथ एशिया को एक प्लेटफॉर्म देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पे वो मिल बैठ के अपने जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर सकें और अपनी म्यूचुअल जो ग्रोथ है उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसके मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है और बांग्लादेश है। तो जो अफगानिस्तान है, पहले इसके 7 कंट्रीज थे साउथ एशिया के, लेकिन अफगानिस्तान जो है प्योरली इंडियन सपोर्ट की वजह से जो है इसमें शामिल किया गया। 2004 में जो है अफगानिस्तान एज ए ऑब्जर्वर कंट्री जो है वो शामिल हुआ और उसके बाद 2007 के अंदर जो है इसको फुल टाइम जो है वो मेंबरशिप दे दी गई, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से। क्योंकि साउथ एशिया एक्चुअली में हम बात करें तो ओवरऑल हमें देखने को मिलता है साउथ एशिया इंडिया का ही दूसरा नाम है, क्योंकि उसी का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस सार्क के अंदर हमें दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के ऊपर जैसे मैंने आपको बात की कि सबसे पहले ज़ियाउर रहमान का ये आइडिया था कि 1980 के अंदर उन्होंने ये आइडिया दिया और इसमें जो सेक्रेटरीट मीटिंग हुई अप्रैल 1981 के अंदर कोलंबो के अंदर जो श्रीलंका है वहाँ पे ये मीटिंग हुई, जिसमें जो है मजीद इसके ऊपर बातचीत की गई कि भाई किस तरह से क्रिएट किया जाए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, ठीक है। पूरे का पूरा इसके ऊपर जो वर्किंग प्रोसेस था वो यहाँ पे किया गया। फिर इसके नीचे के तौर पर कमेटी बनाई गई, ठीक है, और वो जो कमेटी थी उस कमेटी ने अगस्त 1981 के अंदर जो है वो मीटिंग की। अगस्त 1981 के अंदर जो मीटिंग की उसमें जो है ये डिसाइड हुआ कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या रखना है। फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई वो दिल्ली के अंदर हुई और 1983 के अंदर हुई, यानी कि सिर्फ 3 साल 1980 में ये हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस होता रहा। फिर 1983 के अंदर जो है दिल्ली के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो उसमें जो है इसका चार्टर जो है अप्रूव किया गया और उसके बाद जो है चार्टर अप्रूव होकर दिसंबर 8 1985 को जो है वो प्रॉपरली अप्रूव हुआ और उसके बाद इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो जो सार्क डे है वो 8 दिसंबर 1985 को जो है वो सेलिब्रेट किया गया और अब जो है 8 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है सार्क डे।
अब इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि इसको किन मकासद के तहत जो है बनाया गया और उसके जो मकासद थे वो क्या थे। देखिए उसमें सबसे पहला जो मकसद था वो था पॉलिटिकल, कि ये जो ममालिक हैं साउथ एशिया के, ठीक है, ये जो ममालिक हैं इन मुल्कों को जो है आपस में लिंक बनाना चाहिए पॉलिटिकली, ठीक है, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे सेंसिटिव एरिया है इंडिया और पाकिस्तान की वजह से। इस वजह से ये रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इससे पहले हमने देखा था कि 1971 की जो वॉर हुई थी उसमें बांग्लादेश जो है वो बना था, तो उसके बाद मजीद जो है वो यहाँ पे हालात मजीद कॉम्प्लेक्स हुए थे। इसके अलावा इकोनॉमिक यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी इकोनॉमी को प्रमोट करना, एक दूसरे की सोशल और कल्चरल जो है वेलबींग यहाँ पे लेके आना, और सोशल और कल्चर एक दूसरे का प्रमोट करना पूरे के पूरे साउथ एशिया के रीजन के अंदर। इसके अलावा सोशो कल्चरल डेवलपमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट था, कि सोसाइटी जो है और जो कल्चर है साउथ एशिया का, ठीक है जी, उस साउथ एशिया के कल्चर को प्रमोट किया जाए और सपोर्ट किया जाए। अच्छा, अब एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जहां पे कॉपरेशन जो है वो हुई, कौन कौन से एरियाज थे ऐसे डेवलपमेंट के जहां पे कॉपरेशन जो है वो हुई। तो उसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर बात की गई, कि एग्रीकल्चर जो है जिनको ज़रूरत है कि वो डेवलप किया जा सके या उनके ऊपर काम करना है, सार्क ने उनके ये बात की जा रही है कि उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, पॉवर्टी एलिवेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो ये वो सारे के सारे एरिया ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि इनको डेवलप किया जाए और इनके अंदर कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एग्रीकल्चर, साउथ एशिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर इनके बीच में जो है ताउन पैदा करना, ट्रेड के अंदर पैदा करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पैदा करना, क्लाइमेट चेंज के इशूज साउथ एशिया जो है उसके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इनमें जो है कॉपरेशन पैदा करना, पॉवर्टी को साउथ एशिया से ख़त्म करना, और ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा लिंक बनाना कि जो सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ को आपस में जोड़ सके। तो ये बेसिकली एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हैं और यही एरियाज ऑफ कॉपरेशन भी सार्क के जो है वो तय पाए। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान के रोल की सार्क के अंदर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है यहाँ पे। सार्क के दो जो है वो कॉन्फ्रेंसेस इस्लामाबाद के अंदर हुई पाकिस्तान के अंदर। सार्क 1988 की कॉन्फ्रेंस हुई जिस टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी। इसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाता है। साइड लाइन के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की जो है वो राजीव गांधी की और साथ में जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बातचीत भी हुई, तो इसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो कहा गया। इसके अलावा सार्क जो है वो 2004 का समिट हुआ इस्लामाबाद के अंदर, इसमें भी जो है वो बामी बातचीत हुई साइड लाइन के ऊपर और इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कहा गया। और पाकिस्तान के अगर ओवरऑल रोल की बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है उसका रोल क्या रहा, तो देखिए पाकिस्तान का रोल यहां पे अकेला हम तय नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे इंडियन फैक्टर भी मौजूद है। तो इंडिया और पाकिस्तान यही मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं साउथ एशिया के अंदर और सार्क के अंदर, और इन्हीं का ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। या तो जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उन्हें इंडिया की साइड पे होना पड़ेगा या पाकिस्तान की साइड पे होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने हमेशा ही पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करने की कोशिश की और अपनी तरफ से ये कोशिश की कि वो इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं वो इस सार्क के प्लेटफॉर्म से जो है उनको रिजॉल्व किए जा सके। उसमें काफी ज्यादा जो है वो कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर कुछ इश्यूज ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसके इंडिया के तौर पे यहां पे प्रॉब्लम होती है कि जैसे अब 1988 के अंदर हमने देखा पाकिस्तान के जो सार्क के साइड लाइन के ऊपर जो बातचीत हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उससे एक पॉजिटिव फिजा पैदा हुई। लेकिन उससे अगले साल हमने देखा 1989 के अंदर कश्मीर का जिहाद स्टार्ट हो गया और फिर से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो गए। उसके बाद फिर हमने देखा 1999 के अंदर जो कारगिल वॉर हुई, उसके बाद फिर पाकिस्तान के हालात खराब हो गए इंडिया के साथ। फिर 2004 में सेट हुए, लेकिन 2007 के अंदर हमने देखा मुंबई अटैक्स में फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। तो एक्चुअली पाकिस्तान ने कोशिश जरूर की, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान खुद जो है वो इंटरनल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, जिस वजह से पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो माशी तरक्की इतनी ज्यादा नहीं कि वो ये जो छोटे छोटे सार्क के कंट्रीज हैं इनको प्रमोट कर सके। तो ऐसे में इंडिया जो है उसके लिए एक बहुत ओपन स्पेस बचती है कि अब देखिए अगर हम बात करते हैं भूटान की, हम बात करते हैं नेपाल की, हम बात करते हैं बांग्लादेश की, हम बात करते हैं श्रीलंका की, ठीक है, हम बात करते हैं मालदीव की, तो ये वो कंट्रीज हैं जिनको इंडिया से बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो ऐसे में जो है नेपाल भी इंडिया के अंदर ही है, भूटान भी इंडिया के साथ ही है, अच्छा श्रीलंका जो है वो भी इसके साथ है, इसी तरह से मालदीव मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद जो है, या बांग्लादेश जो है, इनका भी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ ही है। एक श्रीलंका जो है पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है वो एक सॉलिड स्टैंड रखता है, लेकिन उसको भी जो है वो छोटा कंट्री है, जाहिर बात है इंडिया की तरफ से थ्रेट्स भी होते हैं, इकोनॉमिक थ्रेट्स होते हैं और बिजनेस थ्रेट्स होते हैं।
इसी तरह से हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बीच में बचा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो हम देखते हैं अगर यहाँ पे ओवरऑल इंडिपेंडेंट होकर देखते हैं, न्यूट्रल होकर से हम कहते हैं, तो न्यूट्रली हम देखें तो पाकिस्तान जो सार्क की जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई पहले तो अच्छा रोल प्ले करता रहा 2000 तक, लेकिन 2000 के बाद खास करके हमने देखा, या 2010 के बाद बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला, ठीक है, मुंबई अटैक्स के बाद जो एक हालात बने कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की इंडिया ने भरपूर तरीके से, यानी उसने भूटान को भी अपने साथ मिलाया, नेपाल को भी अपने साथ मिलाया, बांग्लादेश को भी फेवर्स दी, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेवर्स ही है कि आप कितना बिजनेस किसे दे रहे हैं। तो अब इंडिया का जो वॉल्यूम है बिजनेस का वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट्स का। इसी तरह से श्रीलंका को दी, मालदीव को जो है वो दी, मालदीव को पानी जो है वो साफ पानी की सप्लाई सबसे ज्यादा इंडिया से जा रही है। इसी तरह से अफगानिस्तान तो ऑलरेडी है ही जो है वो इंडिया की तरफ। तो ऐसे में आप देखिए कि कौन सा ऐसा कंट्री है सार्क के अंदर जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। अगर सबसे ज्यादा पाकिस्तान को कहीं से सपोर्ट मिली तो वो श्रीलंका से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट मिली सार्क कंट्री, क्योंकि श्रीलंकन जो आर्मी है उसके काफी अच्छे रिलेशन रहे जनरल मुशर्रफ के साथ भी, और काफी ज्यादा जो है वो बेहतर उनकी अंडरस्टैंडिंग भी रही। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि सार्क में जो है वो पाकिस्तान ने 2000 और 2010 के बाद उसका रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। इसी वजह से सार्क जो है वो सिर्फ वो इंडिया के गिर्द ही घूमती है सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया को ही उससे सबसे ज्यादा फायदा है और वही जो है अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज किए जा रहा है। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो चैलेंजेस में इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है यही सबसे बड़ा इशू है सार्क का, कि सार्क जो है उसको ये माना जाता है कि भाई उसको यूरोपीय यूनियन की टाइप का बनाना चाहिए था इन्हें, क्योंकि साउथ एशिया का जो कल्चर है वो एक्चुअली में कल्चर सेम है। ऐसा ही है, क्योंकि साउथ एशिया हिंदुस्तान था एक जमाने का, तो हिंदुस्तान जो था तो जाहिर बात है हिंदुस्तान एक कॉमन कल्चर रखता है। तो कॉमन कल्चर होने की वजह से जिस तरह यूरोप का कॉमन कल्चर है, तो ये माना जाता था कि ये यूरोपीय यूनियन की तर्ज का यहाँ पे जो है एक पूरे का पूरा सिस्टम डेवलप हो सकता है इन सारे कंट्रीज के अंदर। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जो आइडियोलॉजिकल जो वॉर है, इस आइडियोलॉजिकल वॉर की वजह से ये पॉसिबल नहीं, इसलिए ये जो है पाकिस्तान इंडिया की नजर हो गया सार्क, और वो जो परफॉर्मेंस से देनी चाहिए इंडियन फैक्टर की वजह से वो नहीं हो पाई। बाकी इंडिया अपनी तरफ से फायदा हासिल कर रहा है, अफगानिस्तान को जैसे उसने साथ में शामिल किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दिया, पाकिस्तान को जो है आइसोलेट करने के लिए बहुत ज्यादा सार्क जो है रोल प्ले कर रहा है, और इंडिया ही जो है वो जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो सार्क कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि ये रीजन जो है ये दुनिया को 80% हर चीज सप्लाई कर रहा है। रॉ मटेरियल के तौर पे हम देख लें, बिजनेस के तौर पे देख लें, ठीक है, मैन पावर के तौर पे देख लें, तो ये रीजन बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। 1.8 बिलियन के लगभग इसकी आबादी है, यानी 1 अरब 80 करोड़ के करीब जो है वो इस पूरे के पूरे रीजन की आबादी है। यहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है, आप देख लें, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है, क्लाइमेट आप देखें यहां का बहुत ज्यादा सुटेबल है, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल यहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है साउथ एशिया के अंदर। तो साउथ एशिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूज करने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है, जिस पर्पस के लिए जो है वो बनाया गया था सार्क, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसके अलावा अगर बात करते हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स की, कि वो स्टेट्स जो ऑब्जर्वर हैं साउथ एशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपीय यूनियन है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, म्यांमार है, साउथ कोरिया है और अमेरिका है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये सारे के सारे कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस यहां पे उनको मौजूद है, और वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं क्योंकि वो जानते हैं ये सारे के सारे जो पावरफुल कंट्रीज है जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए जैसे ममालिक जानते हैं कि साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, और वो यहाँ के जो साइडलाइंस है, बिजनेस की मीटिंग्स हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसकी किस तरह से मीटिंग्स होती हैं और क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो उसमें हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद है, हाई लेवल के ऊपर जो सबसे हाई अथॉरिटी है, और जो साल में जो है 1 बार 2 बार जो है इनकी मुलाकात होती है हर साल में, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल्स की जो बनी हुई है, काउंसिल बनी हुई है मिनिस्टर्स की, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन 8 कंट्रीज के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी मौजूद है फॉरेन सेक्रेटरीट के अंदर, ठीक है, जो फॉरेन सेक्रेटरीट है उसमें स्टैंडिंग कमेटी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे साउथ एशिया के प्लेटफॉर्म से जो एग्रीमेंट्स हुए ट्रेड के, उसमें एक जो है सप्टा है, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 1995 के अंदर हुआ, क्योंकि साउथ एशिया तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई, क्योंकि उसके अंदर मुआहदे हो सके, उसके अंदर एक दूसरे को फायदा हो सके, तो ये वो मुआहदे हैं जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम होते रहे। इसके अलावा सेफ्टा एक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि जनवरी 6, 2006 को और 2004 कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था, और 2006 को जो है इसको फाइनल किया गया, और ये ट्रेड एग्रीमेंट भी मौजूद है। एसएमसी है, ठीक है जी, सेफ्टा यानी कि जो सेफ्टा ये जो फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड और साथ में मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो है ये बनाई गई, ठीक है, सेफ्टा मिनिस्ट्रियल फ्री काउंसिल इससे बनता है। तो ये जो है ये बनाई
बनाई गई ये हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है, जो कि पूरे का पूरा सार्क जो है इसकी जो डिसीजंस लेती है, उसकी डिसीजन लेने की सबसे हाईएस्ट बॉडी क्या है, एसएमसी कहलाती है, जो फ्री ट्रेड के ऊपर काम कर रही है। तो ये इसके अंदर ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हुए। तो एट द एंड अगर हम बात करें सार्क की, कि हम देखते हैं कि सार्क का इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो है हमें क्या रोल देखने को मिल रहा है, तो इस टाइम पे प्रेजेंटली हमें सार्क का कोई भी पॉजिटिव जो रोल है वो देखने को नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि पिछले 3 साल से आप देख ले पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। और अगस्त 2019 के बाद, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद जब स्टेटस चेंज हुआ कश्मीर का, तो उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो पहले से आइडियोलॉजिकल वॉर थी तो वो ज़्यादा मजीद गहरी हुई। उसके नतीजे के तौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया ही मेन प्लेयर हैं साउथ एशिया के अंदर, सार्क के अंदर, तो ऐसे में क्या होगा, गो कि अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट जो है वो इंडिया कर रहा था अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान में अब तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है तो इससे थोड़ा सा पलड़ा चेंज हुआ कि पहले पाकिस्तान बिल्कुल तनहा खड़ा था, लेकिन अब अफगानिस्तान जो है वो उसको एक साइड से स्टैंड मिलेगा पाकिस्तान के साथ। तो इन फ्यूचर जो है वो कुछ ना कुछ, शायद कुछ ना बैलेंस हो इस साउथ एशिया के अंदर, या सार्क के अंदर जो है वो किसी न किसी से कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज हो। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान और इंडिया जो है उसकी नज़र हुआ है ये सार्क, और सार्क जो रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं प्ले कर पा रहा।